Good evening, class. Sorry, today I'm again giving you the video in the screenshot form as due to some work I was not able to prepare the video in board. So, from the next time I will take care regarding. Okay, so in the previous class we have studied about the van der Waals equation, in which how we came to know that how real gas so is मतलब कैसे वो अलग तरीके से बिहेव करते हैं आइडियल गैस से और किस वे पे बिहेव करते हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जिसकी वजह से उनको अलग या डिफरेंट बिहेवियर दे यूज टू शो द डिफरेंट बिहेवियर फ्रॉम द आइडियल गैसेस. सो अवर लास्ट टॉपिक ऑफ द गैस इज liquefaction of gases. Okay, we have to learn that at what temperature or what are the conditions when a liquid is gas is being converted into liquid. So what are the condition or what are the steps that we must necessarily follow to make it successful. Okay, so our first that here we have to learn that a Boyle's temperature, the temperature at which real gas obeys the gas laws over a wide range of pressure is called the Boyle's temperature. यानी ऐसे एक टेम्परेचर होता है जहाँ पे सारे के जो रियल गैसेस होते हैं ना उन लोग पूरा का पूरा रियल आइडियल गैस के जो भी लॉज होते हैं उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं. उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉयल्स टेम्परेचर. गैसेस विच आर इजली लिक्विफाइड हैव अ हाई बॉयल्स टेम्परेचर, वेयर एज अ गैस विच डिफिकल्ट टू लिक्विफाई हैव अ लो बॉयल्स टेम्परेचर. यानी जो जल्दी लिक्विफाई हो जाते हैं ना वो जल्दी से आइडियल गैस का बिहेवियर शो नहीं करते हैं, जबकि जो बहुत धीरे से लिक्विफाई होते हैं वो जल्दी से आइडियल गैस का बिहेवियर शो करते हैं. तो जैसे यहाँ लिखा एक ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ में प्रेशर और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड के बारे में है. तो जो परफेक्ट गैस होती है उसका जो जेड होता है वो 1 होता है. तो यदि मान लो कि यहाँ पे उसको क्या करना था, आइडियल गैस का बिहेवियर देना था. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये जो बना हुआ है ये बॉयल्स टेम्परेचर है, ये पार्ट है. ठीक है, बाकी सब तो नहीं है, ये तीनों जो हैं बॉयल्स टेम्परेचर के पार्ट नहीं है, लेकिन इस टेम्परेचर पे वो जो है सारे के सारे लॉस क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है आइडियल गैस रियल गैस. तो क्या उसको हम क्या बोलते हैं, बॉयल्स टेम्परेचर बोलते हैं. अब लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस है क्या. यूजुअली क्या होता है कि हम क्या करते हैं, गैस को कंप्रेस करके या फिर उसके कंडीशनली हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को लो करते हैं या प्रेशर बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं, तो जो गैस होती है वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है. ठीक है, तो इसके लिए भी कुछ कंडीशंस रहती है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रहता है कि उस टेम्परेचर पर ही गैस क्या हो गया, लिक्विफाई होना शुरू होगा. एक प्रेशर होता है, उस प्रेशर पे ही गैस क्या होगा, लिक्विफाई होना शुरू होगा. और इसका एक और आ जाता है कंडीशन, वॉल्यूम. ठीक है, तो यहाँ पे हमको 3 स्टेटमेंट पढ़ने होते हैं. 3 स्टेटमेंट ये है, क्रिटिकल टेम्परेचर यानी सबसे पहला जो मेजर फैक्टर है मेरा वो है टेम्परेचर. क्योंकि हमने जितने भी गैस लॉ पढ़े उसमें हमने ये पढ़ा कि वॉल्यूम जो है टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है और प्रेशर जो है टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है. तो पहला हमारा फैक्ट क्या अप्लाई करता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट करता है. यानी कि एट द टेम्परेचर एट विच, यानी मैक्सिमम टेम्परेचर जहाँ तक कि हमको वो उसको ले करके जाना है कि आप उससे पहले चाहे कितना भी, अगर जस्ट सपोज कि जैसे हवा को पानी बनने के लिए यानी H2O गैस को H2O लिक्विड बनने के लिए 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत है. यानी आप इतना टेम्परेचर क्या कर रहे हो, लो कर रहे हो, गिरा रहे हो. अब क्या होता है कि जस्ट सपोज कि आप इसको 4 डिग्री सेल्सियस तक ना ला करके 10 डिग्री सेल्सियस तक की टेम्परेचर लाए और वहाँ पे आप बहुत हाई प्रेशर अप्लाई किए जा रहे हो, लेकिन तब तक गैस क्या होगा, लिक्विफाई नहीं होगा. क्यों, जब तक ये क्रिटिकल टेम्परेचर तक नहीं पहुँच जाता है. इसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, 4 डिग्री सेल्सियस. तो जब तक 4 डिग्री सेल्सियस तक हम नहीं पहुँच जाते और उसके बाद हम प्रेशर लगाना शुरू करें तो गैस लिक्विफाई होना स्टार्ट होगा. और अगर आप चाहो कि हम प्रेशर लगा दें स्टार्टिंग में ही तो आपका गैस कभी भी लिक्विफाई नहीं होगा. तो यहाँ पे जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन दी गई है वह है, क्रिटिकल टेम्परेचर इज द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच अ गैस कैन बी लिक्विफाइड, द टेम्परेचर अबव विच अ गैस कैन नॉट एग्जिस्ट एज द लिक्विड. कि यदि मैंने जैसे आपसे कहा कि 4 डिग्री सेल्सियस के बाद ही आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो लिक्विफाई होगा. कि अगर आप चाहो तो 10 डिग्री सेल्सियस या 5 डिग्री सेल्सियस पे भी आप चाहो कि मैं अप्लाई करूं तो गैस कभी आपका लिक्विफाई नहीं होगा. तो पहला कंडीशन क्या है गैस के लिए कि हमें क्रिटिकल टेम्परेचर तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, जब हम क्रिटिकल टेम्परेचर पहुंच जाते हैं TC, हम क्रिटिकल टेम्परेचर को TC से डिनोट करते हैं, उसके बाद हमें एक मिनिमम प्रेशर लगाना स्टार्ट करना होता है. कि अब जैसे मान लो कि 4 डिग्री सेल्सियस पे आए और आपको 10 ATM प्रेशर लगाना ही लगाना है, तभी वो आपका कंप्लीट लिक्विड में कन्वर्ट होगा. तो इससे कम प्रेशर में वो कभी भी
गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, यानी इससे 10 ATM तक हमको पहुंचना ही पहुंचना है, उसके बाद ही उसका कन्वर्जन क्या हो जाएगा, स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल प्रेशर। द मिनिमम प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड एट क्रिटिकल टेम्परेचर इज नोन एज क्रिटिकल प्रेशर। और क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर यानी पीसी पे जो वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वॉल्यूम। तो इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। इफ टीसी इज द मैक्सिमम टेम्परेचर at which a gas can be liquefied, the temperature above which a gas cannot exist as liquid. Critical pressure होता है, it is the minimum pressure required to cause liquefaction at TC and it is a volume occupied by 1 mole of gas at TC and PC, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर। तो जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है कि बॉयल्स टेम्परेचर जिसको हम टीबी से डिनोट करते हैं वो ए अपॉन आर बी के बराबर होता है। ये कांस्टेंट है ए अपॉन आर बी। ए हमने स्टडी किया था वेंडर वॉल कांस्टेंट, बी भी वेंडर वॉल कांस्टेंट, आर जो होता है वो क्या कहलाता है, गैस कांस्टेंट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टी आई 1/2 ऑफ टी आई, तो ये होता है इन्वर्जन टेम्परेचर। ठीक है, इसके बारे में आपको ज़्यादा डीपली स्टडी करना है, सिर्फ एक फार्मूला है। उसके बाद क्रिटिकल टेम्परेचर का जो फार्मूला होता है वो है 8A/27 RB। कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा गैस किस टेम्परेचर पे लिक्विफाई होना स्टार्ट होगा, कि उसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, तो वो होता है 8A/27 RB। क्रिटिकल प्रेशर जो होता है वो होता है 27/B², एंड क्रिटिकल वॉल्यूम जो होता है वो 3V के बराबर होता है। तो हमने लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस में क्या पढ़ा, हमने लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस में ये पढ़ा कि जब भी हमें गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना हो तो हमारे लिए दो चीज़ें बहुत मायने रखती है। कौन कौन सी, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हमें उस गैस को सबसे पहले तो उसका टेम्परेचर लो करना शुरू करना होगा। ठीक है, टेम्परेचर जब तक लो नहीं करेंगे वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट नहीं होगा। टेम्परेचर लो करने के लिए भी कंडीशन ये है कि क्रिटिकल टेम्परेचर तक आपको पहुंचना जरूरी है। उस पॉइंट तक पहुंचना है पर्टिकुलर गैस के लिए कि जहाँ पे वो लिक्विफाई होना स्टार्ट होगा। अगर हम उस टेम्परेचर तक नहीं पहुँचे तो गैस हमारा लिक्विफाई नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद है प्रेशर, कि प्रेशर अप्लाई करो तभी गैस मॉलिक्यूल्स एक साथ आएंगे और वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू होंगे। यानी वो प्रेशर भी हमको पहुंचना जरूरी है। जब तक हम क्रिटिकल टेम्परेचर पहुंचे उसके बाद ही हम प्रेशर लगाना स्टार्ट करेंगे। और जो वॉल्यूम ये एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर पे 1 मोल गैस जो ऑक्यूपाई करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वॉल्यूम VC। तो यहाँ पे आपका गैस पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमें आना है लिक्विड स्टेट में, जो आपके बुक का सेकेंड पार्ट है, गैस चैप्टर 5 का लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गैसेस के कंपैरिजन में, यानी सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़े फ्रीडम रहती है उनके पास, आसपास ज़्यादा टाइटली बाउंडेड नहीं रहते हैं। लेकिन गैस के कंपैरिजन में थोड़े स्ट्रांगली बाउंडेड रहते हैं, तभी इनके पास क्या होती है, फ्लो होने की कैपेसिटी होती है, लेकिन इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। ये ऐसे नहीं कि कहीं पे भी चले जाएं या कैसे नहीं, ये कोई भी शेप ऑक्यूपाई कर लेते हैं, इनके पास फ्लो करने की कैपेसिटी होती है। और गैसेस से इनका डिफरेंट अरेंजमेंट इसलिए होता है क्योंकि इनके इंटरमोलिकुलर जो अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का वो काफ़ी डिफरेंट होता है। तो हमें गैस में बेसिकली 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। वो 3 टॉपिक्स क्या है, पहला टॉपिक है हमारा वेपर प्रेशर जो ये लिखा हुआ है, दूसरा टॉपिक है हमारा सरफेस टेंशन, और तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है विस्कोसिटी। ये 3 टॉपिक हमको पढ़ना है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आज ही ये चैप्टर क्या करें, हम लोग कंप्लीट कर लें। वेपर प्रेशर यूजुअली क्या होता है, जब भी हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं, ठीक है, जैसे मान लो इस कंटेनर में लिक्विड भरा है और इसको हीट किए, तो ये लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। जस्ट सपोज कि कंटेनर बंद है, कंटेनर क्या है, बंद है, और यहाँ पे पूरा का पूरा ऐसे लिक्विड भरा पड़ा है, लिक्विड क्या है वो भरा हुआ है, तो ये लिक्विड क्या होगा, एवोपरेट होकर के वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा कैसे, देखते हैं। ये वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हुआ, यहाँ पे वेपर्स के मॉलिक्यूल्स फॉर्म होना शुरू हुए। अब ये वेपर्स क्या करेंगे, कंटिन्यूसली यहाँ पे प्रेशर लगाना शुरू कर देंगे, प्रेशर लगाना इसको क्या करेंगे, एक्सर्ट करना शुरू कर देंगे। तो जो कंटेनर के वॉल पे ये जो लिक्विड के वेपर जो प्रेशर्स लगते हैं इसको हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर। अब ज़रूरी नहीं है कि ये एक मैक्सिमम टेम्परेचर पहुंचने के बाद ही लगता है। पानी क्या होता है, धीरे धीरे उबलना शुरू होता है, यानी 20 डिग्री सेल्सियस, 30, 40, यानी 40 से ही मान लो कि इसका वेपर प्रेशर स्टार्ट हो गया। 100 पे ये बॉयल होना शुरू होता है। तो बॉयल होने का मतलब क्या था कि जैसे कि बाहर से क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है इस पर, ठीक है, मान लो 1 ATM प्रेशर लग रहा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस कहलाने का मतलब ये है कि उस टेम्परेचर पे ये वेपर प्रेशर जो है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया है।
उस वेपर प्रेशर पे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया है। यानी जैसे कि 90 डिग्री सेल्सियस की बात चल रही है या 80 डिग्री सेल्सियस की बात चल रही है, तो इस टेम्परेचर पे अभी वेपर प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, यानी Vp इज लेस देन सॉरी क्लास। सो ये टेम्परेचर पे मतलब अभी क्या है, वेपर प्रेशर मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाता है, वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है। क्या हो गया, बराबर हो गया। यानी ये वो टेम्परेचर जहाँ पे वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो, इक्वल हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द डेट लिक्विड हम बोलते हैं। और जैसे ही वेपर प्रेशर हमारा ज़्यादा हुआ तो क्या करेगा, कंटेनर को ओपन करने की पूरी कोशिश में लग जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो एक बार पढ़ते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट एनी टेम्परेचर में बी डिफाइंड एज द प्रेशर एक्साइटेड बाय द वेपर प्रेजेंट अबव द लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट दैट टेम्परेचर। यहाँ पे इक्विलिब्रियम कहलाने का मतलब ये है कि जस्ट सपोज कि जैसे यहाँ पे ये लिक्विड है और ये कंटेनर बंद है, ऊपर वेपर बनना शुरू हो गया है, तो एक ऐसी कंडीशन पे ये पहुंच जाता है जहाँ पे अब नो मोर वेपर कैन बी फॉर्म, यानी अब ज़्यादा वेपर फॉर्म नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि अब स्पेस ज़्यादा नहीं है, जो भी एम्प्टी स्पेस था वो वेपर्स ने ऑक्यूपाई कर लिया। अब लिक्विड जितना कन्वर्ट होता है वेपर में, उतना ही वेपर वापस लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है फिर से। अब क्या होता है कि एक ऐसी कंडीशन में हम पहुंच जाते हैं जहाँ पे अब ज़्यादा वेपर्स बनने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ज़्यादा वेपर्स अब बन ही नहीं सकता है। उस स्टेट में क्या होता है कि अगर एक्सेस ऑफ वेपर बनना शुरू हो गया तो जितना वेपर बनेगा उतना ही वेपर हमारा लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। उस स्टेट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, जो यहाँ पे आपके में दिया गया है इक्विलिब्रियम स्टेट। यानी अब जितना वेपर बनेगा उतना ही लिक्विड बनेगा। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड एंड टेम्परेचर। यानी कुछ लिक्विड क्या होते हैं, बहुत जल्दी वेपर्स बनाते हैं, और कुछ लिक्विड क्या होते हैं, बहुत धीरे धीरे वेपर्स बनाते हैं। सो नॉन पोलर जो होते हैं हैव फेयरली हाई वेपर प्रेशर ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड जो पोलर होते हैं उनका वेपर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो वेपर प्रेशर का जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया कि कैसे वो उनका बॉइलिंग पॉइंट से डिपेंड करता है एक्सटर्नल प्रेशर, तो ये थ्योरी में लिखी गई है जिसको आप लोग स्टडी करिएगा। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि हिमालय साइड में वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है कम है एज़ कम्पेयर टू अर्थ सरफेस। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर मैं देखूं अर्थ सरफेस में, मान लो हम बुढ़ार में है, ठीक है, या ओपीएम में जहां आपका लगे, बुढ़ार में है, बुढ़ार में एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर 1 एटीएम है तो मुझे 1 एटीएम पाने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस तक पानी को बॉयल करना पड़ता है। अब जब मैं एवरेस्ट में चला जाऊँ या माउंटेन एरियाज में चला जाऊँ तो वहाँ प्रेशर क्या होता रहता है, ऑटोमेटिकली जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो प्रेशर कम होता जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब मान लो वहाँ पे 0.8 एटीएम है, तो अब मुझे ये 0.8 एटीएम अचीव करने के लिए पानी को 75 डिग्री सेल्सियस तक बॉईल करता हूँ, क्योंकि मैं 75 सेल्सियस तक उसको हीट किया। अब मेरा वेपर प्रेशर 0.8 एटीएम जल्दी पहुँच जाएगा। तो यहाँ वहाँ पे कितने में पहुँच गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर 75 डिग्री सेल्सियस में। और जहाँ पे वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो उसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। इसीलिए हिमालयाज में एटमॉस्फेरिक प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कम होता है, यानी पानी जो होता है बहुत कम टेम्परेचर पर ही बॉयल होना शुरू हो जाता है। फिर एक दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये, सरफेस हैविंग हाई वेपर प्रेशर एवोपरेट्स मोर क्विकली देन सब्सटेंसेस ऑफ लो वेपर प्रेशर। यानी जिसके पास वेपर प्रेशर बहुत हाई होगा वो जल्दी एवोपरेट करेगा एज कम्पेयर टू सब्सटेंस हैविंग लो वेपर प्रेशर। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का टॉपिक कैसे है इसको थोड़ा आप लोग समझिएगा। सरफेस टेंशन में जस्ट सपोज कि जैसे ये लिक्विड है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल्स मेरा सरफेस पे मौजूद है और एक मॉलिक्यूल मेरा यहाँ पे प्रेजेंट है। अब क्या होता है कि ये इनर वाला जो मॉलिक्यूल है ये चारों तरफ से लिक्विड मॉलिक्यूल से क्या हुआ है, घिरा हुआ है, ठीक है। और जबकि जो ऊपर वाला जो लिक्विड मॉलिक्यूल है वो केवल इनसाइड घिरा हुआ है, ऊपर से घिरा हुआ नहीं है, ठीक है। यानी इसको यहाँ इस वाले मॉलिक्यूल्स को चारों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई हो रहा है, जबकि इस केस में सिर्फ उसको बॉटम से एंड साइड से अप्लाई हो रहा है, अपर साइड से इसको एक भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपील नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो इनर वाला मेरा मॉलिक्यूल है उसके पास इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं और इसके पास क्या लग रहा है, अनइक्वल अमाउंट ऑफ फोर्सेस लग रहा है। यानी उसको पूरा का पूरा जो इनसाइड वाले मॉलिक्यूल्स है अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो बॉटम वाले मेरे मॉलिक्यूल्स, जो मेरे टॉप लेयर पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनके पास
पास अनइक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स की वजह से वो कंप्लीट डाउनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करते हैं, फील करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एक प्रकार से कि अनइक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये कुछ डिफरेंट बिहेवियर शो करने की कोशिश करता है। तो कैसे हैं, तो देखते हैं। सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग एट अ राइट एंगल्स टू द सरफेस अराउंड 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द सरफेस। यानी यहाँ पे जो सरफेस मॉलिक्यूल्स है, ये वाला सरफेस वाला, ठीक है, इसके ऊपर जो फोर्स लगता है, अनइक्वल फोर्स जो लगता है, उसको हम लोग सरफेस टेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। ड्यू टू सरफेस टेंशन मॉलिक्यूल टेंड्स टू लीव द सरफेस। अब क्या होता है, कोई भी अनस्टेबल रहना पसंद नहीं करता है, वो चाहता है कि मैं स्टेबल हूँ। तो जो मॉलिक्यूल्स, जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो चाहते हैं कि मैं बॉटम में चला जाऊँ, वो चाहते हैं कि मैं बॉटम में से चला जाऊं ताकि मेरे पास मिनिमम सरफेस एरिया मैं ऑक्यूपाई करूं। तो टेंस टू लीव दी सरफेस। तो जैसे हमको पता होना चाहिए कि जो मॉलिक्यूल्स, जो वाटर ड्रॉप होता है वो सर्कल होना चाहिए, पर वो सर्कल नहीं होकर के ऐसे होता है, स्फेरिकल शेप। या जस्ट सपोज ये ऐसे और ऐसे, क्योंकि ये उनका मिनिमम सरफेस एरिया रहता है। क्योंकि देखो यहाँ पे उसको चारों तरफ से खींच रहे होते हैं, तो ये क्या करते हैं, चारों तरफ से इनको क्या अट्रैक्ट हो रहा होता है। ये जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं, ये चारों तरफ से अट्रैक्ट होते हैं, तो इन लोग ये वाला शेप ऑक्यूपाई करते हैं जहाँ पे उनके पास मिनिमम सरफेस रहता है। और जितना कम सरफेस रहेगा उतना कम इस पर क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। प्रेशर ज़्यादा लगेगा क्योंकि उतना कम इन पे फोर्स लगेगा। क्योंकि देखो प्रेशर क्या होता है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, और फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। तो जितना कम एरिया उतना कम क्या लगेगा, इनके ऊपर फोर्स लगेगा। फर्दर फॉर अ गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड स्फीयर हैज़ द मिनिमम सरफेस एरिया। यानी जो भी इन लोग ऑक्यूपाई करते हैं, सबसे कम जो होता है वो स्फीयर के पास होता है। तो ये अनइक्वल अमाउंट ऑफ फोर्सेस जो लगता है, इसकी वजह से इन लोग सरफेस टेंशन का हमारा फैक्टर आ जाता है कि सरफेस मॉलिक्यूल्स कम फोर्सेस अपील कर रहे हैं या कम फोर्सेस उनके ऊपर लग रहा है, अनइक्वल अमाउंट ऑफ फोर्सेस लग रहा है, बॉटम फोर्स लग रहा है, तो जिसकी वजह से इनके ऊपर सरफेस टेंशन का मैटर आ जाता है। Thus it is apparent that in order to increase this surface area, force must be exerted to overcome the surface tension. In other words, work will be have to done to increase the surface area. The surface tension of जो हम लोग डिफाइन करते हैं वो होता है वर्क डन अपॉन चेंज इन एरिया। The surface tension of a liquid is defined as the force in dyes necessary to rupture the along the 1 centimeter length। यानी उस लिक्विड को, जो ऊपर वाला सरफेस वाला जो लिक्विड है, इसको ऊपर तक लाने के लिए, यानी इसको ऊपर तक लाने के लिए मुझे एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ता है, तो वो सरफेस टेंशन कहलाता है। वो क्या करता है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फिनोमेना क्यों आया, अनइक्वल फोर्सेस की वजह से। किसकी वजह से, अनइक्वल फोर्सेस की वजह से आया। तो सरफेस टेंशन को जो मेजर किया जाता है वो स्टेगनोमीटर से किया जाता है। सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको अच्छे से देखिएगा। Surface tension of a liquid decreases with increase of temperature and becomes zero at critical temperature। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे सरफेस टेंशन कम होता है। क्यों होता है, द डिक्रीज इन सरफेस टेंशन विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड हैंस द स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, हैंस द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, इनका सरफेस टेंशन क्या होता है, डिक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर की वजह से। यानी मॉलिक्यूल्स को थोड़ा फ्रीडम मिल जाता है यहाँ से वहाँ जाने के लिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा इन लोग क्या करेंगे, यहाँ से वहाँ ट्रैवल करेंगे, तो सरफेस मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा। तो यानी ये मैक्सिमम एरिया क्या करेंगे, ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेंगे। तो होप आपको वेपर प्रेशर एंड सरफेस टेंशन क्लियर हो गया होगा। नाउ अवर लास्ट टॉपिक इज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, थोड़ा डेफिनेशन पहले हम लोग इसको स्टडी करते हैं, उसके बाद हम इसको क्लियर करते हैं कि क्या है। तो व्हेन अ फ्लूइड फ्लोज through through channel, the fluid layers in the bottom is in contact with the channel remains at the rest. The uppermost fluid layers moves with maximum velocity. Thus there is a velocity gradient existing among different layers of fluid. The faster moving layer intends the slower layer in contact to accelerate, and simultaneously the slower moving layer intends the faster moving layer to retard. This property of liquid is known as viscosity. कि just suppose कि क्या हो रहा है, ऐसे 4 layers of liquid flow कर रहा है, ठीक है। तो ये सबसे बॉटम वाला है, ये सबसे ऊपर वाला है। तो ऊपर वाला जो लेयर रहता है इसके पास जो वेलोसिटी रहती है वो मैक्सिमम रहती है, ठीक है, क्योंकि ये अपर में है और इसके ऊपर कोई ऊपर बोझ लगने वाला नहीं है, तो ये कंटिन्यूसली क्या करता है। और ये क्या है, ये सबसे बॉटम वाला है, तो इसकी वेलोसिटी सबसे मिनिमम होगी। क्यों, क्योंकि इसके अबव में 3 लेयर्स है, तो एक भार लगता है।
हमने फिजिक्स में एक टॉपिक पढ़ा हुआ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को धक्का दे रहे हैं या किसी डायरेक्शन में, तो यहाँ से एक फ्रिक्शन फोर्स ऑटोमेटिकली लगता है जो कि रोकता है उसको। जब तक हमारा फोर्स इस फ्रिक्शन से ज़्यादा नहीं हो जाता है तब तक वो ऑब्जेक्ट आगे मूव करने की कोशिश नहीं करता है। तो यहाँ पे दो फिनोमेना होता है। फिनोमेना ये होता है कि जो अपर मोस्ट वाला लिक्विड है वो क्या करता है कि नीचे वाले लिक्विड को बोलता है कि हमारे साथ जल्दी से चलो, एसिलरेट करो, उनको बोलते हैं वेलोसिटी देता है चलने के लिए। जबकि नीचे वाला क्या होता है, जो बॉटम वाला है उसकी मिनिमम वेलोसिटी होती है, तो वो क्या करता है, इसको रिटार्ड करता है कि नहीं आराम से चलो, आराम से चलो। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक इनके बीच में एक जो जिस प्रकार से हमको फ्लो मिलना चाहिए तो वो नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि अगर नीचे वाला ही स्लो चलेगा तो ऊपर वाला तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। अपना तो मन से चल नहीं सकता है कि अगर मान लो कि यहाँ 4 बॉक्सेस रखे हुए हैं, अगर मैं सिर्फ ऊपर वाले को धक्का दूं तो ऊपर वाला तो गिर जाएगा। जब तक मैं नीचे वाले को धक्का ना दूं तो ये साथ में चलेंगे ही नहीं। और जब जो जो स्पीड नीचे वाले की रहेगी वही स्पीड किसकी रहेगी, ऊपर की रहेगी। तो इस प्रकार से जो अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं कि एक इसको एसिलरेट कर रहा है और दूसरा इसको रिटार्ड कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। जैसे कि डायग्राम में आप देख सकते हो कि जो बॉटम वाला लेयर रहेगा, जो सबसे बॉटम वाला, इसके ऊपर क्या लगेगा ना कि ये नीचे से फ्रिक्शन भी तो खा रहा है, इसको ज़मीन क्या करेगी, रोकने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। द फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव लेयर्स ऑफ फ्लूइड्स ड्यू टू देयर वेलोसिटी ग्रेडियंट्स इज कॉल्ड विस्कोसिटी फोर्स। यानी वो क्या करता है, एक इसको एसिलरेट कर रहा है तो दूसरा रिटार्ड कर रहा है, तो इसको हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं, जिसको हम डी वी अपॉन डी एक्स से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट को। ठीक है। सो v प्लस डी वी अपॉन ये जो दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे कि ये ऊपर वाले का जो वेलोसिटी है वो एक्सेस है और उसके बीच का जो सबसे बॉटम वाले की जो वेलोसिटी है वो v है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो dx है। बीच का जो डिस्टेंस है लेयर्स का वो dx है। सो लेट अस कंसिडर टू लेयर्स ऑफ फ्लूइड ईच ऑफ सरफेस एरिया a, द विस्कस फोर्स F बिटवीन देम इज, F इज जो रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया रहता है एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट के बराबर रहता है। जो फोर्स लगता है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एरिया, जितना ज़्यादा एरिया रहेगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ ग्रेडियंट है। तो जब दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करते हैं तो वो होता है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए डी वी अपॉन डी एफ। तो अब मैथमेटिक्स के रूल के अनुसार से जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो कोई कॉन्स्टेंट लगाते हैं, तो हम लोग इसको लगाते हैं ईटा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईटा बोलते हैं, ईटा। ठीक है। तो ये यूजुअली इसको हम जो केमिस्ट्री में नाम है वो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एंड यहाँ पे माइनस साइन लगता है। क्यों? क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स है, ये आगे बढ़ा नहीं रहा है, ये क्या कर रहा है, रोक रहा है। लिक्विड के फ्लूइड्स को क्या कर रहा है, रोक रहा है। यानी जिसकी जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी वो उतना कम फ्लो करेगा, और जिसकी जितनी कम विस्कोसिटी होगी वो उतना ज़्यादा क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन है जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे डी वी अपॉन डी एक्स क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है, ए है एरिया, और ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में भी डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट area required to maintain unit difference of velocity between two parallel layers of liquid or 1 unit apart. In CGS unit, it is expressed in dynes per square centimeter. This unit is called poise after the name of Poiseuille who pioneered the study of viscosity. जिसने इस viscosity के बारे में खोज की उसने इसकी यूनिट poise रख दी थी। In SI unit, low value of viscosity are expressed in centipoise and millipoise. In SI unit, viscosity is defined as Pascal second. Thus, coefficient of viscosity of a liquid is viscous force acting tangentially per unit area of liquid layer having velocity gradient in a direction perpendicular to the velocity of flow of liquid. तो इसमें से दिया हुआ है द विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड जनरली डिक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे इनकी विस्कोसिटी कम होती जाती है। सो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस एंड हेंस द लिक्विड स्टार्ट फ्लोइंग फास्टर। द विस्कोसिटी डिक्रीजेस। द डिक्रीज इन विस्कोसिटी इज फाउंड अबाउट 3% पर डिग्री इन राइज ऑफ टेम्परेचर। यानी अगर मैं 25 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ूँ तो 3% तक मेरी विस्कोसिटी कम हो जाती है। कि यानी किसी की वेलोसिटी अगर 300% है तो उसकी वेलोसिटी अब कितनी हो जाएगी, तो इसका 3% यदि आप कैलकुलेट करो तो 309 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि विस्कोसिटी क्या है और ये वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है। तो यहाँ पे आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, यानी चैप्टर 5 का आपका कंप्लीट है। सिर्फ रिमेनिंग है न्यूमेरिकल पार्ट्स। तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊँ, अदरवाइज आई विल स्टार्ट दी चैप्टर 6 थर्मोडायनेमिक्स। तो टिल देन यू मस्ट read the NCERT book or your refresher very properly. अगर आपको कोई भी डाउट है तो you are free to ask me anytime. So take care all of you.